हेलो गाइस, तो अब हम करने वाले थे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका जो प्रीसीडिंग कोड था जो इससे पहले वर्क कर रहा था वो था नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल, और उसकी जो अपीलेट अथॉरिटी थी उनका नाम था नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी, जो एक अलग एक्ट के थ्रू बनी थी। वो क्यों चेंज हुई? क्योंकि स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए थी, एक्सपर्ट की आवश्यकता थी जो एनवायरनमेंट के मैटर को अलग से देख सके। सुप्रीम कोर्ट में केसेस की संख्या बढ़ती जा रही थी और उनके लिए इतना सारा बर्डन सिविल, क्रिमिनल, फंडामेंटल एंड बाकी सारे केसेस को देखते हुए एनवायरमेंटल को डील करना मुश्किल हो रहा था। तो लेट्स स्टार्ट आवर ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। सी एक्ट नंबर 19 ऑफ 2010 है। 2 जून 2010 को ये इनेक्ट हुआ था। इसका पर्पस क्या है? एस्टेब्लिश करना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के लिए, ताकि इफेक्टिव और एक्सपीडिशियस डिस्पोजल हो सके केसेस का। एक्सपीडिशियस मतलब बहुत जल्दी, जो भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से संबंधित केस हैं और जो फॉरेस्ट है उनका रख रखाव, उनकी सुरक्षा के लिए, कंजर्वेशन के लिए, फॉरेस्ट और बाकी जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं, रिसोर्सेज हैं, इंक्लूडिंग जो भी हमारे लीगल राइट बनते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उनकी इन्फोर्समेंट के लिए। फॉर एग्जांपल शुद्ध पानी का या शुद्ध हवा का हमें अधिकार है, तो उसकी इन्फोर्समेंट कराने के लिए, ताकि जो हमारे अधिकार में बाधा डाल रहा है उसको रोका जा सके। तो उन चीज़ों के जो कोर्ट के पास हमें पहले जाना पड़ता था और बहुत टाइम लगता था, उस समस्या को दूर करने के लिए एक्ट है। और कंपनसेशन और डैमेजेस के लिए जो पर्सन प्रॉपर्टी को होते हैं और उससे संबंधित जो जो चीज़ें हैं। और ये हुआ क्यों था? क्योंकि जो इंडिया है ना, वो स्टॉकहोम में एक हमारी कन्वेंशन हुई थी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन एनवायरनमेंट, सॉरी ह्यूमन एनवायरनमेंट, 1972 में, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें बोला गया था कि सभी स्टेट्स अपने डोमेस्टिक लेवल पे अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेंगे एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए। और उसके बाद दूसरा एक तो हुआ था स्टॉकहोम में, और एक 1992 में रियो डी जनेरियो में हुआ था। तो उसमें भी यही बातें हुई थी कि इफेक्टिव एक्सेस होना चाहिए जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स का, और रिड्रेस और रेमेडी के ऑप्शंस हमारे पास होने चाहिए। रिड्रेस तो कि कोई समस्या उसको देखने वाला भी कोई हो, रेमेडी का मतलब होता है जो हमारा कुछ नुकसान हो चुका है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम उसको कैसे ठीक करवाएं, किसके पास जाएं। और डेवलप नेशनल लॉज रिगार्डिंग लायबिलिटी एंड कंपनसेशन फॉर विक्टिम्स ऑफ पोल्यूशन एंड अदर इन्वायरमेंटल डैमेज। ठीक है। एंड वेयर्स इन द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इन इंडिया, जो राइट टू हेल्थ इन्वायरमेंट है वो हमारा आर्टिकल 21 में आता है। ठीक है। और जहाँ आवश्यकता महसूस हुई, डिसीजंस जो हमारे ऑलरेडी कॉन्फ्रेंसेस के थे कि हमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी इश्यूज जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है उनके लिए स्पेशलाइज्ड कोर्ट चाहिए जो हमारे मैटर को डील कर सके। सो इसलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है। ये जो एक्ट था 61st ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया में आया था, मतलब 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो ये 91 में हमारे पास, सॉरी 2010 में आया ना अपने पास, तो ये ठीक है 2000 वाला साल भी काउंट होता है, इसलिए 2010, अरे 11 लिख दिया बाबा, 10। शोर टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑन सच डेट क्या हमारी 18 अक्टूबर 2010 को ये इन्फोर्स हो चुका था हमारा नियम, अधिनियम। अब डेफिनेशन करते जल्दी जल्दी। एक्सीडेंट क्या होता है? एक्सीडेंट होता है कोई भी दुर्घटना जिसमें फोर्टिट्यूस, कोई दुर्भाग्यपूर्ण या अचानक हुई हो, जो अनइंटेंडेड थी, हम नहीं चाहते थे ऐसा कोई अकरेंस हो, कोई भी हजार्डस सब्सटेंस था, कोई हानिकारक पदार्थ था उसके हैंडल करते टाइम, या कोई इक्विपमेंट था, या फिर कोई प्लांट या व्हीकल था जिससे कंटिन्यूअस या फिर मतलब लगातार हो, या रुक रुक के हो, या फिर रिपीटेडली एक्सपोजर हो डेथ से, इंजरी से किसी व्यक्ति को या किसी प्रॉपर्टी से डैमेज हो। पर इसमें एक्सीडेंट नहीं आता जो वॉर के कारण, युद्ध के कारण होते हैं, या फिर सिविल डिस्टर्बेंस के कारण होते हैं। सिविल डिस्टर्बेंस मतलब जो देश है उसके अंदर ही आपस में लड़ाई होगी, जैसे जाट आरक्षण का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर 1975 के आसपास जो दंगे हुए थे उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसे इंटरनल डिस्टर्बेंस भी कह दिया गया था। चेयरपर्सन कौन होगा? एनजीटी का, जो भी, हम इसको एनजीटी बोलेंगे अब शॉर्ट में, कोई समस्या तो नहीं है ना गाइस? ठीक है। तो उनके जो चेयरपर्सन है वो हमारे इस एक्ट में चेयरपर्सन है। ठीक है। मतलब डेफिनेशन दे रखी है कि हम चेयरपर्सन वर्ड किसके लिए यूज करें, अलग अलग संस्थाएं हैं, तो हम इसमें एनजीटी के लिए यूज करेंगे। एनवायरनमेंट का मतलब होता है वाटर, एयर एंड लैंड, और जो उनका इंटर रिलेशनशिप है जो उनके बीच में एग्जिस्ट करता है बिटवीन एयर, वाटर एंड लैंड एंड ह्यूमन बींग्स, और बाकी जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रॉपर्टी। इन्वायरमेंट की हम जो स्टार्टिंग से वीडियो बनानी शुरू करी उनमें लगभग क्रक्स जो है ना डेफिनेशन का, वो यही है कि आपस का उनका रिलेशनशिप जिसमें ह्यूमन बींग्स, बाकी क्रिएचर, प्लांट ऑर्गेनिजम्स और प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है।
अब एक्सपर्ट मेंबर 2D में बात करें, जो क्वालिफिकेशन सेक्शन 5 के 2 में बता रखी है एक्सपर्ट मेंबर के लिए, वो सारे जो क्वालिफिकेशन होल्ड करता है पर्सन, उसको हम एक्सपर्ट मेंबर बोलेंगे, और वो एक जुडिशियल मेंबर नहीं होता है। ठीक है, साधारण भाषा में बोलो तो उस जो चीज़ है, उस फेयर का, उस सब्जेक्ट का मास्टर, पर वो उसने एक तरीके से ये कह दो कि वो लॉयर नहीं है, वो एडवोकेट नहीं है, वो जज नहीं है, बट अब जो कि वो एक्सपर्ट था, अब उसको उसका मेंबर बना दिया गया, तो वो डिसीजन में हेल्प करता है। हैंडलिंग, हैंडलिंग इसमें हम हजार्डस सब्सटेंस से रिलेटेड करेंगे, तो मैन्युफैक्चर करना, प्रोसेस करना, ट्रीटमेंट करना, पैकेज करना, पैक करना, उसको स्टोर करके रखना, यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करना, उसका प्रयोग करना, इकट्ठा करना, उसको तबाह कर देना, उसको किसी चीज़ में बदल देना, या फिर ऑफर कर देना सेल करने के लिए, या फिर ऐसा कुछ ट्रांसफ़र करना हजार्डस सब्सटेंस का, सारा हैंडलिंग में आएगा। उस सब चीज़ के साथ हम जितनी चीज़ें कर सकते हैं सारी हैंडलिंग में आएगी। हजार्डस सब्सटेंस जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में डेफिनेशन दे रखी है वो सेम टू सेम है, और जो लिमिट्स हमारी बता रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट के अंदर में, उनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब उनसे ज़्यादा जो जो चीज़ें होंगी वो सारी हमारे हजार्डस सब्सटेंस में आएगी। इंजरी परमानेंट, पार्शियल और टोटल डिसेबलमेंट, या फिर सिकनेस, या फिर रिजल्टिंग आउट ऑफ एन एक्सीडेंट। देखो इसमें टेम्परेरी की बात नहीं की गई है इंजरी की, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसमें परमानेंट की बात करी गई है। पार्शियल हो या तो परमानेंट, या फिर मतलब थोड़ा पूरी तरह से कोई आदमी डिसेबल ना हुआ हो, 30% हो गया, 20% हो गया, या फिर टोटली हो गया हो, या कोई वैसे बीमारी हो गई हो एक्सीडेंट से। ठीक है, अब उसके बाद जुडिशियल मेंबर, जो पर्सन सेक्शन 5 के 1 में क्वालिफाइड है वो हमारा जुडिशियल मेंबर होगा। एक्सपर्ट अपना 5 के 2 में था, और जो 5 का 1 है ना जुडिशियल मेंबर में, वो चेयरपर्सन हमारा जज ही होगा, वो एक्सपर्ट मेंबर जज नहीं बन सकता, मतलब चेयरपर्सन नहीं बन सकता, सॉरी जज बोल दिया था मैंने। नोटिफिकेशन जो भी ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन होंगे। पर्सन, पर्सन में कौन कौन है, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत, एक अकेला व्यक्ति। ठीक है, एक HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोई कंपनी है, कोई फर्म है, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, जैसे सोसाइटी हो गई, एक ट्रस्टी ऑफ ट्रस्ट हो गया, कोई लोकल अथॉरिटी हो गई, कोई भी आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शन पर्सन जो पहले वाली कैटेगरी में नहीं आ रहा, सब कुछ हमने तकरीबन कवर करने की कोशिश की है। प्रिस्क्राइब जो इस एक्ट में प्रिस्क्राइब होगा, शेड्यूल 3 शेड्यूल है इस एक्ट के अंदर। सब्सटेंशियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट, ये अब काम की बात आ गई। इसमें वो सारी चीज़ें, वो सारे समीकरण मिलेंगे जिसमें डायरेक्ट वायलेशन हो रही है किसी स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, कोई जिम्मेदार थी जो एनवायरनमेंट के प्रति थी हमारी, जो कानून में लिखी गई थी, किसी व्यक्ति ने उसको वायलेशन करा है, जिससे क्या होता है जो कम्युनिटी एट लार्ज है ना, इंडिविजुअल या ग्रुप से अलग, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अफेक्ट हो रहे हैं, और उससे इन्वायरमेंट की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लेवल है, ग्रेविटी है मतलब, और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियली हार्म हो रहा है, और जो पब्लिक हेल्थ पे जो डैमेज हुआ वो बहुत बड़े लेवल पे मापने लायक है, मेजरेबल है, बहुत मतलब ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल हम कह सकते हैं। पहला तो ये हो गया डायरेक्ट वायलेशन हो। दूसरा, जो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस है वो एक स्पेसिफिक एक्टिविटी से निकल के आए हैं, या फिर एक पॉल्यूशन का सोर्स है वहां से निकल के आए थे, तो वहाँ इन दोनों ही केसेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो ये हमारा सब्सटेंशियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, ट्रिब्यूनल क्या है, एनजीटी के बारे में है, सेक्शन 3 में डिफाइन कर रखा है। वर्कमैन, जो भी वर्कमैन में डेफिनेशन थी सेम टू सेम। अच्छा, जो वर्ड यहाँ पे यूज कर रखे हैं पर वो डिफाइन नहीं कर रखे, ओ तक ही डिफाइन करा ना, कुछ वर्ड से नहीं कर रखे, बट वो वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 में, सेस एक्ट भी वाटर का ही 1977 में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन में, एयर वाले पोल्यूशन के कंट्रोल में, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में, पब्लिक लाइबिलिटी में, बायोडाइव, मतलब जितने भी इन्वायरमेंटल लॉ हैं उनमें जो डिफाइन कर रखे हैं वो सारे यहाँ पे भी वैलिड होंगे डेफिनेशंस। ठीक है, सेक्शन 3 बोलता है कि नोटिफिकेशन के थ्रू एक ट्रिब्यूनल का एस्टेब्लिश कर दी जाएगी जिसका नाम होगा एनजीटी, और वो जो जो अभी इस एक्ट में बताएंगे ना, जो जो बातें होंगी वो सारे जो सेक्शन होंगे, उनकी पावर होगी और अथॉरिटी होगी। कंपोजिशन की बात करते हैं, एक आदमी तो होगा फुल टाइम चेयरपर्सन। ठीक है, ये हमारा मेन आदमी है, 10 से 20 तक। ठीक है, ये फिक्स नंबर नहीं है, 10 से 20 तक हो सकते हैं। फुल टाइम जुडिशियल मेंबर्स होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, फिर 10 से 20 तक एक्सपर्ट मेंबर होंगे। मैं इनको ऐसे लिख रही हूँ, समझ जाओगे ना यार, समझदार हूँ, आई नो।
ठीक है। उसके बाद चेयरपर्सन ऑफ ट्रिब्यूनल में इफ कंसिडर नेसेसरी इनवाइट करेगा किसी भी एक व्यक्ति को या फिर एक से अधिक व्यक्ति को जिसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है या एक्सपीरियंस है पर्टिकुलर केस में, ताकि वो उस ट्रिब्यूनल की सहायता कर सके। किसी को भी बुला सकता है जो एक्सपर्ट है। हम एक्सपर्ट बनेंगे तो हमें बुला लेंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेसिफाई कर सकती है कि कहाँ कहाँ पर ये जो ट्रिब्यूनल है इसकी सिटिंग होगी, कहाँ इसकी सीट होगी और इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ तक होगा। जैसे मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, मेरे को पूरा आइडिया नहीं है अभी रोहतक वाले का कि कहाँ है, मतलब ये इसको जैसे हरियाणा का है, ये अपना हरियाणा, इसकी हमने सिटिंग रोहतक में ले ली। अब रोहतक में रहते रहते इसका इतना एरिया कवर करेगा ये हरियाणा का, ये बाकी करेगा क्या है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द ट्रिब्यूनल में मेक रूल्स रेगुलेटिंग जनरली द प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर। ये जो रूल्स हैं ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो यूजुअली क्या होता है जो अपनी कोर्ट वाला सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट जैसे मतलब यही चीज़ें हैंडल करते हैं, बट ये स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट करे क्योंकि दिस इज अ ट्रिब्यूनल, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। द रूल्स एज टू द पर्सन हु शैल बी एंटाइटल्ड टू बिफोर द ट्रिब्यूनल, कि कैसे कैसे आएंगे लोग, अपने सामने आएंगे, अपीयर होंगे ट्रिब्यूनल के आगे में, कैसे एप्लीकेशन शेयर की जाएंगी, अपील सुने जाएंगी, या फिर क्या सर्किट प्रोसीजर होगा एक प्लेस पे सुनने का, मतलब ऑर्डिनरी सिटिंग से कहीं और जाके अगर हम एप्लीकेशन सुन रहे हैं तो कैसे होगा, कितने मिनिमम मेंबर चाहिए जो केस को सुनेंगे या अपील्स को सुनेंगे या क्लासेस ऑफ अपील्स को सुनेंगे एप्लीकेशंस की, मतलब क्या क्या नियम है हमारे। प्रोवाइडेड एट जो नंबर ऑफ एक्सपर्ट मेंबर हैं, वो जो जुडिशियल मेंबर अगर 5 है ना तो 5 ही हमारे एक्सपर्ट मेंबर ही भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 10 तो वो कर रहे हो और बेचारे एक्सपर्ट एक अकेला वो कुछ बोल रहा है, उसकी मेजोरिटी बन नहीं रही, वो बेचारा बोल ही नहीं पा रहा, तो बराबर होना चाहिए। रूल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ केसेस बाय चेयरपर्सन एक सिटिंग ऑफ प्लेस से दूसरी जगह पे कैसे कैसे करने हैं ये सारे चेयरपर्सन करेगा, बट वो किस तरह से करेगा, चेयरपर्सन के भी क्या नियम है वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। ये हमें नियम थोड़े से याद रखने कंपोजिशन वाले में सेक्शन 4 में है। उसके बाद है सेक्शन 5 क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट पर्सन। सुनो, कोई भी पर्सन चेयरपर्सन या जुडिशियल मेंबर नहीं बन सकता, ठीक है, अगर 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 वो पहले या तो सुप्रीम कोर्ट का जज ना रहा हो या फिर किसी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ना रहा हो, ठीक है। सुनो सुनो, प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन हु इज और हैज बीन, क्या बात बनी रही, क्वालिफाइड नहीं होगा अपॉइंटमेंट के लिए, ये होनी चाहिए, ठीक है। बट ए पर्सन जो है या जज रहा है हाई कोर्ट का, अच्छा ये क्या है, कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस होना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, बट अगर खाली हाई कोर्ट का जज है ना, चीफ जस्टिस नहीं है, तो भी वो बेचारा क्वालिफाइड है। उसे बेचारा तो नहीं कह सकते, बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है हाई कोर्ट में जज होना, बट ठीक है। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज एन एक्सपर्ट मेंबर अनलेस अनलेस इन दोनों में से एक चीज़ तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। उसकी मास्टर साइंस में उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस कर रखी है डिग्री, जिसमें फिजिकल साइंसेज या लाइफ साइंसेज है, और डॉक्टरेट होनी चाहिए, पीएचडी करी होनी चाहिए, ठीक है। या फिर ऑप्शन दे दिया यहाँ पे तो डिग्रीज में तो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग हो या फिर मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी हो, 15 साल का एक्सपीरियंस हो उस फील्ड में, जिसमें 5 ईयर का तो प्रैक्टिकल हो कि वो जंगलों में इन्वायरमेंट में गया हो, उसने जाके चीज़ें करी हो कि पोल्यूशन कंट्रोल क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट कैसे है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कैसे मैनेज करनी है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन कैसे करना है, वो भी किसी रेप्यूटेड नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन पे। हम इतने बड़े देश की पूरी आने वाले सालों की भविष्य का अगर फैसला कर रहे हैं तो यू शुड बी क्वालिफाइड पर्सन। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि हैज़ इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स इन डीलिंग विद इन्वायरमेंटल मैटर इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और इन रेप्यूटेड नेशनल और स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। देखो अगर ये डिग्री नहीं है, देखो ऑप्शन अपने पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है। अब कोई हमारा मान लो एम्प्लॉय था, गवर्नमेंट का ऑफिसर था, उसको हमने अगर 5-15 साल वो रह चुका है इन चीज़ों में, और जिसमें 5 साल तो पूरी तरह से रेप्यूटेड नेशनल इंस्टीट्यूट में उसने वर्क करा है, तो उसको नॉलेज हो चुकी है। वो एक बात होती है हरियाणवी में कहते हैं कि पढ़े तो कड़ा बात हो जाता है, ठीक है, तो दोनों चीज़ लिख रखी है इसमें तो। उसके बाद सेक्शन सब सेक्शन 3 ऑफ 5 चेयरपर्सन जुडिशियल मेंबर, जब एक्सपर्ट मेंबर कोई पर्सन है तो कोई और ऑफिस होल्ड नहीं करेगा,
ठीक है, वरना फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसके बाद जो चेयरपर्सन या फिर बाकी जो मेंबर्स हैं वो 2 साल जब से वो ऑफिस होल्ड करना बंद कर दिया है ना, कोई भी एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो भी जो केस अभी ट्रिब्यूनल के आगे जैसे चल रहा है, कोई कंपनी का केस चल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वहां से रिजाइन करते ही उसी कंपनी में ज्वाइन कर ले जिनका अभी केस चल रहा था। दे आर नॉट अलाउड टू डू दिस थिंग्स, ताकि थोड़ा इम्पार्शलिटी वाली जो चीज़ है ना, कि कहीं उन्होंने उसका फेवर लिया हो या लालच दिया हो या ग्रीड दिया हो, रिश्वत दी हो, तो ये सारी चीज़ें साइड आउट करने, रूल आउट करने के लिए। प्रोवाइड दैट नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शेल अप्लाई टू एनी एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या कोई कॉर्पोरेशन। जो देखो जो गवर्नमेंटल कंपनीज हैं उन पे अप्लाई नहीं होता, सीधी सरल बात है ये। जो प्राइवेट है उन सारी चीज़ों पे अप्लाई होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर। क्वालिफिकेशन अब सारी पूरी है, ठीक है, तो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। चेयरपर्सन को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन के बाद ही अपॉइंट किया जाएगा। और जो बाकी मेंबर्स हैं इनको सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी, एक उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब बेस्ट क्वालिटी तो छाट के कोर्ट्स वगैरह वाले ही देंगे, बट अपॉइंटमेंट फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगा। टर्म ऑफ ऑफिस एंड अदर कंडीशंस, इन सभी मेंबर्स का क्या क्या कुछ सिस्टम है। ये तीनों मेंबर 5 साल के लिए करेंगे, ठीक है, बट ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है बेचारे। सुनो, बट एक पर्सन है जो पहले सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है और उसको अब अपॉइंट कर दिया, तो वो 70 साल का होने के बाद नहीं होगा। मतलब फॉर एग्जांपल कोई हुआ ही 66 पे अपॉइंट था, तो बेचारे के वो तो 5 साल तो 71 पे होते ना, पर 70 का हो गया तो उसको उसी पे ऑफिस लीव करना पड़ेगा, सीज हो जाएगा। अच्छा, अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहा है तो उसका फिर 67 पे हो जाएगा बात, ठीक है। और खाली जज ऑफ हाई कोर्ट रहा है तो भी उसको 67 के बाद नहीं कर सकता। और बट इस वाले का फिक्स है। एक्सपर्ट मेंबर तो बेचारा होता नहीं जज पहले, तो उसका तो 65 पे फिक्स है। रेजिग्नेशन देना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे सभी लोग। सैलरीज और अलाउंसेस की बात करें तो जो सैलरी अलाउंसेस हैं या फिर अदर टर्म्स कंडीशन है, इंक्लूडिंग पेंशन हो गई, ग्रेचुइटी हो गई, बाकी रिटायरमेंट बेनिफिट हो गए, तो जो भी प्रिस्क्राइब किए जाएंगे ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, सरल भाषा में बताऊँ तो। प्रोवाइडेड की जो सैलरी अलाउंसेस है और ना तो सैलरी अलाउंसेस और ना ही जो टर्म्स कंडीशन है वो, मतलब ऐसे नहीं कि आज जैसे हमने अपॉइंटमेंट करी है तो आज 1 लाख रुपए सैलरी दे रहे थे, अपॉइंटमेंट के बाद करेंगे कुछ हो गया है देश में, हम आपको 80,000 रुपये देंगे आपसे, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। उनके डिसएडवांटेज के लिए चेंज नहीं कर सकते। हाँ, बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लो, 1,10,000 कर दो, कितना ही कर दो, घटा नहीं सकते, उनका नुकसान नहीं कर सकते। रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन के बाद चेयरपर्सन या फिर जुडिशियल मेंबर को हटा सकते हैं अगर वो इंसॉल्वेंट हो गए हों, डिक्लेयर, कन्विक्ट हो, मॉरल टर्पिट्यूड के, मेंटली या फिजिकली इनकेपेबल हो। देखो, हमने एक बात देखी है कि जो पहले वाले हमारे लॉज थे ना, कई जगह फिजिकल वर्ड नहीं होता, ओनली यहाँ पे अनसाउंड माइंड लिखा होता है, अनसाउंडनेस। बट अपने यहाँ पे क्यों लिखा है फिजिकल, कुछ ना कुछ पर्पस होगा। या फिर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है जो उसके जो फंक्शंस है उसको अफेक्ट करेगा, या उसने अपनी पोजीशन को एब्यूज करा है, पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया है। जो चेयरपर्सन जुडिशियल मेंबर है वो नहीं हटाया जाएगा उसके ऑफिस से, एक्सेप्ट जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर करेगी, वो भी एक इंक्वायरी के बाद। जो इंक्वायरी किसने करी होगी, एक सुप्रीम कोर्ट जज ने, ठीक है। और इसमें ना दोनों को, जैसे जो भी है चेयरपर्सन पे किया है या फिर जुडिशियल मेंबर पे, तो उनको पहले इन्फॉर्म किया जाएगा कि उनके अगेंस्ट क्या चार्ज है और उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी मैटर्स को हियर करने की। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सस्पेंड कर सकती है फ्रॉम ऑफिस किसको किसको किसको, चेयरपर्सन को, जुडिशियल मेंबर को। किस लिए, जिनके अगेंस्ट में अभी इंक्वायरी चलने लग रही है ना, तो उसको उस टाइम पे कि आप अभी ऑफिस में नहीं आओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ही बताएगी कि कैसे कैसे वो इंक्वायरी होनी है। करने वाला सुप्रीम कोर्ट का जज है, बट कैसे होगी, सीजी विल टेल। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह सीजी बोल दूँ, कोई समस्या तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जगह एससी, ठीक है। चलो कोई नहीं, देखते हैं। एक्सपर्ट मेंबर को रिमूव किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट का उस पे ऑर्डर पे,
जो भी ग्राउंड्स है सब सेक्शन 1 में बताए गए थे वही है, मोरल टर्पिट्यूड वाले ये सारे जो जुडिशियल मेंबर थे सेम थे, और इनको भी सुनने का दिया जाएगा, बट इनकी इंक्वायरी के बारे में ऐसा कुछ नहीं कि कौन करेगा क्या करेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्वालिफिकेशन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर। सुनो, जो कुछ भी लिखा हो इस एक्ट में, जो क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, टर्म ऑफ सैलरी वगैरह 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 है हमारे इन सभी लोगों के, तो जो ये 2021 में एक्ट है ना हमारा, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट, ठीक है, तो उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा, चाहे इस वाले एक्ट में कुछ लिख रखा हो। तो हमने जो भी पढ़ा वो थोड़ी स्टुपिडिटी हो गई थी हमारे साथ, वैसे स्टुपिडिटी नहीं हुई, बट जो सैलरी वगैरह ये सारी चीज़ें वो एक एक्ट ले लिया कि हाँ एक से ही हम सारे ट्रिब्यूनल्स गवर्न कर ले, तो कोई समस्या वाली बात है नहीं। प्रोवाइडेड जो चेयरपर्सन जुडिशियल मेंबर हैं जो इस एक्ट के आने से पहले अपॉइंट हो गए थे, कौन से, फाइनेंस एक्ट के, तो उन्हें क्या कहते हैं, वो कंटिन्यू होंगे इसी एक्ट के, उससे गवर्न होंगे। और जो ये मतलब सिंपल सी बात है 2017 से पहले जो जो लोग लगे हुए थे ना वो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, हमारा पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं हुआ। कंग्रेचुलेशन गाइस। उसके बाद टू एक्ट एज चेयरपर्सन ऑफ ट्रिब्यूनल और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस इन द इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ एनी वैकेंसी, अगर वैकेंसी आ गई चेयरपर्सन की पोस्ट में, उसकी डेथ की वजह से, चेयरपर्सन मर गया हमारा, बेचारे ने रिजाइन कर दिया है, फिर किसी कारण से वो भगा दिया हमने, तो जुडिशियल मेंबर है उस जो ट्रिब्यूनल का, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एज अ चेयरपर्सन एक्ट करेगा, जो भी ऑथराइज करेगी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब बाकी 10-15 लोग थे यार हमारे पास, बहुत लोग थे, उनमें से किसी भी एक जुडिशियल मेंबर को कह देंगे वो नहीं आते या नया अपॉइंट नहीं करते, तब तक आप काम करो, ठीक है। उसके बाद स्टाफ ऑफ ट्रिब्यूनल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिटरमाइन करेगी नेचर एंड कैटेगरी ऑफ ऑफिसर, जो भी आवश्यकता है जितने भी लोगों की ट्रिब्यूनल के लिए, ठीक है। रिक्रूटमेंट और ऑफिसर्स या फिर बाकी जो एम्प्लॉयज हैं वो जो भी प्रिस्क्राइब रूल्स है ना उसके अकॉर्डिंग करी जाएगी। जो मेंबर्स और एम्प्लॉयज हैं उन पर सुपरिटेंडेंस का अधिकार है चेयरपर्सन के पास, और जो उनकी सैलरी अलाउंसेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी सीधी सरल भाषा में। उसके बाद सेक्शन 13 फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ चेयरपर्सन, जो चेयरपर्सन है ट्रिब्यूनल का वो एक्सरसाइज करेगा ऐसे फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो भी उसमें वेस्टेड होंगे, ठीक है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग जो जो उन्हें शक्तियां दे रखी हैं उन्हीं का शक्तियों का उन्हें प्रयोग करना है, बाहर नहीं जाना है। प्रोवाइडेड जो चेयरपर्सन वो डेलीगेट कर सकते हैं, डेलीगेट होता है मतलब अपने सबॉर्डिनेट को कहना कि आप ये चीज़ करो, उसकी फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेटिव शक्तियाँ, ठीक है, किसी भी जुडिशियल मेंबर को, एक्सपर्ट को, या फिर कोई और ऑफिसर जो हमने अभी तक भर्ती कर ली है ना उनको, ठीक है, बट वो सारी चीज़ें डायरेक्शन, कंट्रोल और सुपरविजन ऑफ चेयरपर्सन में ही होंगी। अच्छा अब आगे चलते हैं चैप्टर 3 की अगर हम बात करें, jurisdiction powers and proceedings of the tribunal. The tribunal shall have the jurisdiction over all civil cases where a substantial question relating to environment. सब्सटेंशियल क्वेश्चन याद है ना, जिसमें बहुत बड़े लेवल पे पोल्यूशन हो रहा था एक तो, या फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नुकसान हो रहा था जिससे बहुत ग्रेव लेवल पे, ठीक है, और इसमें इन्फोर्समेंट ऑफ लीगल राइट भी है, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल के पास क्या है, ये डिस्प्यूट है सबसे पहले तो बहुत बड़े वाला सब्सटेंशियल क्वेश्चन है, वो वाला जो क्या कहते हैं ट्रिब्यूनल है वो ये सारे क्वेश्चंस जो जो इसमें डिस्प्यूट आएंगे वो सारे क्वेश्चन सुनेगी और उनके फैसले देगी और इन डिस्प्यूट को सेटल करेगी और ऑर्डर पास करेगी, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट के लिए नहीं आएगी, वो एंटरटेन नहीं की जाएगी ट्रिब्यूनल के द्वारा, अनलेस इट इज मेड विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आग लगी थी, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, वो कोई क्लेम करने जा रहा है, ठीक है, तो जब वो 6 महीने बीत चुके हैं उसके बाद जा रहा है कि भाई ऐसे ऐसे इतना पोल्यूशन फैलाया था इसने, यार 6 महीने कहाँ थे, तुम सो रहे थे क्या, ठीक है, तो 6 महीने का टाइम है। बट हालांकि ट्रिब्यूनल दयालु क्रमालु हो जाए कुछ तो 60 दिन का समय और है, बट रीजनेबल कोर्स होना चाहिए, सफिशिएंट कोर्स होना चाहिए। उसके बाद रिलीफ, कंपनसेशन एंड रेस्टिट्यूशन, जो ट्रिब्यूनल है वो एक ऑर्डर के द्वारा कह सकता है कि रिलीफ दिया जाए, कुछ ना कुछ आराम दिया जाए, मतलब कहीं ना कहीं जो ट्राई टू मेक गुड द लॉस, ठीक है। कंपनसेशन दिया जाए जो विक्टिम्स है पोल्यूशन के या फिर और किसी तरह के इन्वायरमेंटल डैमेज के,
जो भी शेड्यूल 1 में हमारी चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, इन सब चीज़ों के लिए ऑर्डर कर सकता है, रेस्टिट्यूशन के लिए कर सकता है कि जो प्रॉपर्टी डैमेज हुई है उसको वैसे के वैसे करके देना, या फिर उसके लिए कुछ कॉस्ट देना, साधारण स्थिति में उसको वापस लाने की कोशिश करना। रेस्टिट्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट फॉर सच एरियाज और एरियाज, वापस इन्वायरमेंट को उसी कंडीशन में लाना, ठीक है। जो भी पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट में पैसे पे किए जाएंगे उसमें क्या था, इंश्योरर के द्वारा, उसके बाद पब्लिक रिलीफ फंड था हमारा, इकोनॉमिक रिलीफ फंड, इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड, सॉरी हो जाता है कभी कभी ना, तो उसके बाद भी कुछ हमारा जो रिलीफ है ना वो एडिशन में पे किया जाएगा। जो नो एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ कोई भी कंपनसेशन रिलीफ रेस्ट्रिक्शन होगी, एंटरटेन होगी जब तक 5 साल के। देखो ये वाली बात ना अपने में यहाँ लिख रखी है पब्लिक लाइबिलिटी वाले में, 60 दिन का समय यहाँ पे भी दे रखा है इन लोगों ने। द ट्रिब्यूनल में हैविंग रिगार्ड टू द डैमेज टू पब्लिक हेल्थ, प्रॉपर्टी और एनवायरनमेंट डिवाइड कर देगी अलग अलग हेड्स में जो हमारे शेड्यूल 2 में बता रखे हैं, ताकि कंपनसेशन रिलीफ दे सके या रेस्ट्रिक्शन हो सके। तो मतलब प्रॉपर जो कंपनसेशन, मतलब माने 1 करोड़ है तो कितना जिसको विक्टिम को देना है, कितना एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए लगाना है, ये सारी चीजें ना ट्रिब्यूनल अपने ऑर्डर में लिख के देगी, ठीक है। जो प्रत्येक क्लेमेंट है कंपनसेशन का या फिर रिलीफ का, वो ट्रिब्यूनल कोर्ट को इंटीमेट करेगा कि उसने एप्लीकेशन फाइल करी है, ठीक है, या फिर उसको टाइम कंपनसेशन मिल चुकी है, या फिर वो किसी और कोर्ट में भी बैठा हुआ है जहाँ से उसको मिल चुकी थी चीज़ें, ठीक है। तो सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी उसको। ट्रिब्यूनल के पास ना एपीलेट जुरिस्डिक्शन भी है। अब कहाँ से आया एपीलेट जुरिस्डिक्शन ये तो बताओ। एन ऑर्डर और डिसीजन मेड ऑन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ NGT by the appellate authority under section 28 ऑफ वाटर वाले, ठीक है। कोई भी डिसीजन है जो सेक्शन 28 में हमें बोल रखा है कि आप वहां जा सकते हैं। NGT में अगर आपको कोई डिसीजन था, अपीलेट अथॉरिटी थी हमारी सेक्शन 28 में, उसके जो डिसीजन है उससे कुछ समस्या तो NGT के पास आएगा। वाटर कंजर्वेशन के 1974 वाले एक्ट में सेक्शन 29 में जब स्टेट गवर्नमेंट कोई फैसला दे देती है तो उसके में भी, अच्छा यहाँ तो पहले अपीलेट अथॉरिटी थी, उसके बाद यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, समझ आ रही है बात। उसके बाद कोई भी डायरेक्शन इशू हो रखी है एक बोर्ड के द्वारा वाटर पोल्यूशन में 33A, अरे बाबा रे, वाटर के देखो कितने हो गए, 28 वाले का अभी अपील इधर ही आ रही है, 29 की अपील भी यहीं पे आएगी, और उसके बाद अब 33A की अपील भी इधर ही आ रही है। इकट्ठे क्यों नहीं भेज रहे फ्री अपील। उसके बाद सेस एक्ट है हमारा, वाटर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, सेस एक्ट 1977, तो उसके सेक्शन 30 में जो अपीलेट अथॉरिटी है उनका भी। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट या कोई अदर अथॉरिटी है, सेक्शन 2 ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर उन्होंने कोई डिसीजन दिया था तो उसका भी इधर ही आएगा अपील का मैटर। सेक्शन 31 ऑफ एयर प्रिवेंशन वाले का भी इधर आएगा। मेरे हिसाब से ना आपको समझ आ रही है तो मुझे एक्सप्लेन पर्टिकुलर नहीं करना पड़ रहा है, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। सेक्शन 5 में जो भी डायरेक्शन इशू किया गया है उसका भी इधर ही आएगा। अच्छा, एक ऑर्डर है जो NGT के उससे हुआ है, किसके द्वारा, जिसमें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दी गई थी किसी इंडस्ट्री के लिए, कोई ऑपरेशन या प्रोसेस के लिए, या फिर क्लास ऑफ इंडस्ट्री को, ताकि वो वहाँ पे काम कर सके या फिर नहीं कर सके, या फिर कुछ सेफ गार्ड लगा के कर सके, ये ऑर्डर किया गया था। तो उस ऑर्डर की अपील भी जो होगी ना वो इसी एक्ट में आएगी। कोई ऑर्डर है जो बताया गया था कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दी गई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा कि कोई भी एक्टिविटी आप कर सकते हो, ऑपरेशन कर सकते हो, या फिर उसको करने से मना कर दिया था कि मतलब जैसे हमने कहीं अप्लाई किया और जो अथॉरिटी थी ना वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको परमिशन नहीं देंगे, तो परमिशन नहीं देने के लिए जो उन्होंने मनाही करी है ना उसकी अपील भी हम NGT में आकर कर सकते हैं। कोई भी डिटर्मिनेशन ऑफ बेनिफिट शेयरिंग का बांटना आपस में, या कोई भी और ऑर्डर है जो हमारी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने करा है या फिर स्टेट बायोडाइवर्सिटी ने करा है इस एक्ट के अंदर में, तो उसकी अपील भी हम यहीं पे आएगी। 30 डेज के अंदर अंदर आएगी जब वो ऑर्डर या डायरेक्शन या डिसीजन होगा या फिर डिटर्मिनेशन होगी, ठीक है, पहली बार कम्युनिकेट की गई जिस पर्सन को, ठीक है। अगर मानते हैं कि सच्ची में कुछ समस्या है तो 30 + 60, देखो यहाँ पे लिखा है विद अ फर्दर पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 60 डेज,
तो 60 डेज तक का हमारे पास टाइम मिल जाएगा अगर सच में कोई जायज़ रीज़न है तो। उसके बाद लायबिलिटी टू पे रिलीफ और कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस वेयर डेथ हो, इंजरी हो, किसी पर्सन को डैमेज हो प्रॉपर्टी या इन्वायरमेंट को, वर्कमैन से अलग, वो किसी एक्सीडेंट से हुआ है या फिर कोई एक्टिविटी थी, कोई ऑपरेशन था, ठीक है, जो हमारे ये इन्वायरमेंटल वाले लॉज हैं उनमें उनसे संबंधित कोई भी एक्टिविटी है, तो जो पर्सन वो लायबल होगा, पर्सन जिसने ये चीज़ कोज करी थी, ठीक है। और वो जो डैमेज है वो सेक्शन शेड्यूल 2 में जो जो बता रखे हैं ना हेड, उनके अकॉर्डिंग बांटी जाएगी। अब बात करते हैं, सुनो सुनो सुनो। अगर डेथ इंजरी ये सारे हमारे नुकसान हो रहा है शेड्यूल 1 में जो जो एक्ट है उनके अकॉर्डिंग हो रहे हैं, वो किसी एक एक्टिविटी की वजह से नहीं हो रहे, वो कई सारे मल्टीपल चीज़ों का कंबाइंड इफेक्ट था, जिसके इफेक्ट इतने सारे इफेक्ट, जैसे कहीं तो पानी का पोल्यूशन हो गया कर दिया किसी ने, कहीं किसी ने आग का कर दिया, आग लगा दी, और किसी वजह से धुआं भी बहुत हो गया, नॉइस, ये सारी क्या कहते हैं, देख नहीं पाया कोई पर्सन, पानी भी नहीं प्रयोग कर पाया, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तो ये एक का नहीं कई सारी चीज़ों का इफेक्ट था ना। तो वो जो लाइबिलिटी है उसको अपोर्शन कर देंगे, अपोर्शन मतलब बांट देंगे कि इसकी भी जिम्मेदारी बनेगी, इसकी भी जिम्मेदारी बनेगी, इन तीनों की जिम्मेदारी बन जाएगी, तो उस चीज़ से संबंधित भी लाइबिलिटी बना देगा। और जो हमारा पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस था ना, हमारा इंश्योरेंस लाइबिलिटी वाला, उसमें भी था नो फॉल्ट प्रिंसिपल, तो वही वाला यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। अप्लीकेशन और अपील टू ट्रिब्यूनल, जो भी एप्लीकेशन सेक्शन 14 और 15 में हुई है ट्रिब्यूनल के आगे, और या फिर कोई अपील है जो सेक्शन 16 में हुई थी, ठीक है, तो उसमें ऐसी ऐसी बातें होंगी जो जो प्रिस्क्राइब रूल्स है ना वो सारे, मतलब फॉर्मेट है ना वो पूरा यूज करना है। अब सुनो, बिना जो प्रोविजंस हमारे सेक्शन 16 में थे उनको कुछ हार्म करते हुए, जो एप्लीकेशन है रिलीफ ग्रांट के लिए, कंपनसेशन के लिए या डिस्प्यूट के सेटलमेंट के लिए, वो ट्रिब्यूनल मेड करेगी उस पर्सन को जिसने सस्टेन करी है इंजरी, ठीक है, जो ओनर है प्रॉपर्टी का जिसका नुकसान हुआ है। अगर डेथ इन्वायरमेंटल डैमेज से हुई है तो सभी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को या फिर इन सभी लोगों के एजेंट्स को, या फिर जो भी पर्सन एग्रीव्ड है इंक्लूडिंग कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो उसका रिप्रेजेंट करी है, सारे लोगों को, ठीक है। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर सीपीसीबी हमारा सेंट्रल बोर्ड है, स्टेट है, पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, या कोई लोकल अथॉरिटी है, इन सबको बताएंगे, क्या बताएंगे, रिलीफ की कुछ नुकसान हुआ है, ठीक है, प्रोवाइडेड जब सभी लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिसीज के ज्वाइन नहीं करे हैं तो भी फिर भी उनका सभी को फायदा मिलेगा, ठीक है, और उनको एज अ रिस्पोंडेंट इम्प्लीड किया जाएगा। ये बहुत बार होता है, सुनो सुनो सुनो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, सिविल वाले केस होते हैं ना जो अपने, उसमें क्या होता है, जैसे लैंड का सिस्टम है, एक लैंड है, ए लैंड, ये हमारा सुंदर सी लैंड, इसके 3 हिस्से थे, ये वाला हिस्सा था सन का, ये डॉटर 1 का, और ये डॉटर 2 का, ठीक है। अब ये जो डॉटर 1 है इसको प्रॉपर्टी चाहिए, और जो ये सन है ना ये पूरी उस पर कब्जा करे बैठा है, तो डॉटर 1 को चाहिए, तो वो डॉटर 2 को बोल सकती कि तू भी अपनी प्रॉपर्टी यहाँ से ले ले, बट अगर डॉटर 2 कुछ रिप्लाई नहीं देती, ना वो आती, ना उससे ढंग से, मतलब ये सारी वाली चीज़ें हो रही है, तो वो सन के साथ D2 जो है ना इसको भी रिस्पोंडेंट बना देगी, और ये केस ऐसे हो जाएगा, समझ लो, D1 वर्सेस सन एंड D2। उसके बाद प्रोवाइडेड फर्दर दैट द पर्सन है द ओनर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, उसको वो इंटाइटल नहीं है ये सारे लोग एक एप्लीकेशन के लिए, किस लिए, रिलीफ के ग्रांट के लिए या कंपनसेशन के लिए या फिर किसी डिस्प्यूट के सेटलमेंट के लिए, अगर उन्होंने अभी सेक्शन 16 के अंदर में अभी एप्लीकेशन सॉरी अपील फाइल कर रखी है। द एप्लीकेशन एज द केस में जो अपील फाइल हुई है ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करेंगे, 6 महीने के अंदर अंदर का प्रयास रहता है, जिसमें दोनों को मौका दे देता है, आप अपनी बात रखिएगा। प्रोसीजर, जो सीपीसी में हमारे दे रखे हैं प्रोसीजर, भाई बहुत रिजिड, बहुत इतने सारे ऑर्डर रूल्स, उन सभी को फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट वो नेचुरल प्रिंसिपल के जो हमारे क्या बोल रही हूँ यार मैं, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है ना वो फॉलो करने पड़ेंगे।
उसके बाद सब्जेक्ट प्रोविजन ऑफ एक्ट, जो ट्रिब्यूनल है वो अपना खुद का प्रोसीजर स्टेब्लिश करेगा कि हम ऐसे काम करेंगे, अपने यहाँ यही होता है, ऐसा ही होता है हमारे यहाँ। उसके बाद जो इंडियन एविडेंस के रूल्स हैं, अब तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया, तो उनके भी ऐसे रिजिड रूल्स से नहीं बाउंड डाउन होगा ट्रिब्यूनल। हालांकि जो जो सिविल कोर्ट के पास पावर होते हैं वो सारी इनके पास होंगी। एविडेंस मंगा भी सकते हैं, एफिडेविट पे रिसीव भी कर सकते हैं, रिकवरी भी मंगा सॉरी रिकवरी कह रही हूँ, डिस्कवरी भी मंगा सकते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स को खुजवा भी सकते हैं कि कहाँ है, उनको मंगवा भी सकते हैं कि प्रोड्यूस करो, समन कर सकते हैं कि आप आओ यहाँ आके बोल लो, बात बताओ अपनी, एग्जामिन कर सकते हैं उनको ओथ पे, जो आने वाले विटनेस उनको कमीशन दे सकते हैं, कमीशन पे अपने खुद के डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं। कोई एप्लीकेशन गलत हो गई उसको डिसमिस कर सकते हैं और इसको एक्सपार्टिव डिक्लेयर कर सकते हैं अगर कोई पर्सन नहीं आता, सेट असाइड कर सकते हैं कोई ऑर्डर ऑफ डिसमिसल अगर हमारा हो गया है तो, या फिर कोई पहले एक्सपार्टी करी थी उसको एक्सपार्टी कर लो, उसको फिर हटा भी लो, कुछ भी कर लो, कोई इंटरिम ऑर्डर हम यहाँ पे कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ग्रांटिंग एन इंजंक्शन टू स्टे आफ्टर प्रोवाइडिंग द पार्टीज अपॉर्चुनिटी देने के बाद कोई इंटरिम ऑर्डर भी कर सकते हैं, पास कर सकते हैं ऑर्डर जिसमें कोई पर्सन अपने क्या कहते हैं, किसी पर्सन को रोकने के लिए कि आप ऐसा कुछ मत कीजिए, जो जो हमारे जो एक्ट्स हैं उनके वोलेशन में, उनको रोकने के लिए काइंड ऑफ इंजंक्शन भी कर सकते हैं। और जो जो प्रोसीडिंग्स हमारी होंगी ना इसमें, वो सारी इंडियन पिनल कोड के लिए जो बीएससी हो गया उसके लिए जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी। ये बात क्यों बोली, जो हमारी बीएनएस है या फिर पहले आईपीसी थी उनमें प्रोविजंस दे रखे हैं कि कोई जैसे जानबूझ के कोर्ट में आके झूठे गवाही करता है या इस तरह की चीज़ें, कोर्ट की बातें नहीं मानता, तो वो उसमें ना जुडिशियल प्रोसीडिंग वर्ड यूज़ कर रखा है। तो अगर इस ट्रिब्यूनल की भी कोई बात नहीं मानता, झूठी गवाही करता है या इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनमें जो पनिशमेंट हो यहाँ पे भी दी जाएंगी, ठीक है। और उसका प्रोसीजर के लिए सीआरपीसी और सीपीसी अप्लाई होंगी। ओके बच्चा, अब नेक्स्ट चलते हैं। ट्रिब्यूनल टू अप्लाई सर्टेन प्रिंसिपल, जो ट्रिब्यूनल है जब वो ऑर्डर पास कर रही है तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पॉलिटिकल पेस प्रिंसिपल, ये तीन हमारे बहुत ही बड़े प्रिंसिपल हैं, मेजर इन्वायरमेंटल लॉ का बेस है, ये सारे अप्लाई करने ही होंगे, मैंडेटरी है। डिसीजन कैसे लिया जाएगा, मेजोरिटी से, हमारे यहाँ ही ऐसे होता है, मेजोरिटी होती है हमारी डेमोक्रेसी में ना। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और वो इक्वली डिवाइडेड है तो जो चेयरपर्सन है वो उस एप्लीकेशन को, मतलब एक तरीके से 10-10 में डिवाइड है, एक चेयरपर्सन आएगा अपना वोट डाल देगा कौन सी वाली साइड ठीक है। और सुनो, फिर भी चेयरपर्सन ने सुन लिया, फिर भी इक्वली डिवाइड हो रखे हैं, तो उस मैटर को अदर मेंबर्स ऑफ ट्रिब्यूनल है ना उनको कर दिया जाएगा कि आप सुन लो, ठीक है। अपील टू द सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं अब हम। जो जो पर्सन एग्रीव्ड है किससे, कोई अवॉर्ड डिसीजन है इस कोर्ट का, उससे बेचारा दुखी परेशान है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकता है अपील 90 दिन के अंदर अंदर। आप देख रहे हो हाई कोर्ट भी नहीं जाना, सीधा सुप्रीम कोर्ट। जो जो ग्राउंड्स हमारे सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी में एक्सप्लेन कर रखे हैं ना वो सारे फॉलो होंगे यहाँ पे, और 90 दिन के बाद भी आ सकते हैं अगर सफिशिएंट रीजन हो। ये देखो सुप्रीम कोर्ट इज आर अल्टीमेट लेवल, ठीक है, इससे ऊपर है ही नहीं कुछ। अगर प्रॉपर किसी पर्सन को नहीं दिया जाएगा मौका तो कहाँ जाएगा फिर। उसके बाद कोस्ट, अपने ये डिसीजन करते वक्त कोस्ट डाल सकती है कि इतने पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। जब ट्रिब्यूनल कहते हैं कि ये क्लेम है वो मेंटेनेबल नहीं है या फिर फॉल्स है, वैक्शियस है, जानबूझ के टाइम वेस्ट करने के लिए कोर्ट का, तो ऐसे क्लेम को डिसअलाउ तो करेगा ही करेगा। जो जानबूझ के डाल रहा है ना उसको भी अवॉइड करेगा, कॉस्ट के पैसे दे, तू हमारा टाइम वेस्ट कर देने का मेन इंसान। अच्छा, इंक्लूडिंग लॉस्ट बेनिफिट ड्यू टू इंटरिम इंजंक्शन, और जैसे किसी की फैक्ट्री बंद करवा दिया, असली में हो ही नहीं रहा था नुकसान, तो उस बेचारे की बंद हुई, उसके बीच में उसका जितना भी टाइम वेस्ट हुआ, उसके बेनिफिट, इनकम लॉस हुई, वो सारी चीजें कवर करेगा, फिर कोर्ट बख्शेगा नहीं। उसके बाद सेक्शन 24 डिपॉजिट ऑफ अमाउंट पेबल फॉर डैमेज टू इन्वायरमेंट, जब कोई अमाउंट है वो पे किया गया, किसमें अवॉर्ड या ऑर्डर करा था कोर्ट ने, ठीक है, तो वो जो अमाउंट वो रिमिट किया जाएगा अथॉरिटी को, जो सेक्शन 7A में क्या हमारा इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड है,
तो वहाँ पे दे दिया जाएगा अमाउंट, जो भी कंपनसेशन होगा ना, वहाँ फिर वहाँ से वो बंटवारा जिस तरह से जहाँ अप्लाई करना हो इस तरह से कर लिया जाएगा। देख लो, इन सच मैनर एंड फॉर सच पर्पस, जो भी हमारे एनवायरमेंट से संबंधित आवश्यक है। एग्जीक्यूशन ऑफ अवार्ड और ऑर्डर डिसीजन। अच्छा, अब एग्जीक्यूशन कैसे होगा? जैसे हमारे डिग्री ऑफ सिविल कोर्ट होता है ना, उसी तरीके से होगा। और इसके लिए सिविल कोर्ट की सारी शक्तियां होगी हमारे ट्रिब्यूनल भैया के पास। या फिर ट्रिब्यूनल ऐसा कैसे कर सकता है कि जो अपना ऑर्डर ना, ऑर्डर लिखा और उठा के सिविल कोर्ट भेज दिया, अब सिविल कोर्ट तुम कराओ इसको एग्जीक्यूट, बिकॉज देर एक्सपर्ट ना, उनका तो रोज का काम है। अच्छा, उसके बाद जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है डेथ, इंजरी वगैरह वगैरह के लिए, एक नुकसान के लिए जिसके अगेंस्ट में हमने अवार्ड या फिर ऑर्डर कर दिया है, वो पेमेंट नहीं कर पाता है, ट्रिब्यूनल क्या करेगी? जैसे जिस प्रकार से हमारा एरियर ऑफ लैंड रिकवर होता है, लैंड रिवेन्यू और पब्लिक डिमांड जो भी है, उसी तरीके से उस पे केस फाइल वगैरह करा के रिकवर कर लिया जाएगा पैसा। पेनल्टी, अब आया ये अपना आवश्यक और थोड़ा सा मुश्किल पहलू, बट लेट्स गो थ्रू इट एज वेल। पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल। जो कोई फेल होता है कंप्लाई करने के लिए कोई भी ऑर्डर डिसीजन है ट्रिब्यूनल का इस एक्ट में, उसको पनिशेबल होगा इम्प्रिजनमेंट के साथ, जो 3 साल तक की हो सकती है, या फिर फाइन जो 10 करोड़ तक का। याद रखना, पेपर में आएगा 10 ईयर्स, मतलब लिखने में आएगा कम। ऐसे तो क्या ही पूछेंगे कि कितनी सजा है, एमसीक्यू तो देने से रहे, मतलब कॉलेज के सेमेस्टर में तो नहीं देंगे यार, बाकी जगह कुछ भी हो सकता है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स का कुछ नहीं कर सकते। एंड केस द फेलियर कंट्रीब्यूशन कंटिन्यूज, एडिशनल फाइन होगा जो 25,000 रुपीज एवरी डे के हिसाब से बढ़ता रहेगा, ठीक है, जब ये पहली बार हुई थी उसके बाद से। और एक इन केस की कंपनी में केस था और वो फेल हो गई कोई भी डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल उसको अप्लाई करने में, तो उसको 25 करोड़ रुपए तक का दे सकते हैं। यहाँ तक हमारे 10 करोड़ थे, कंपनी है तो 25 करोड़ है, और अगर फिर भी लेट होता जा रहा है तो यहाँ तो सिर्फ 25,000 रुपए की बात थी, यहाँ पे 1 लाख रुपए दिन का है, समझ लो कितना पैसा। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं कि इस एक्ट में जो जो बात करी गई है ना, जो है ऑफेंस, उसको हम नॉन कोग्निजेबल बोल लेंगे। मतलब अरेस्ट ऐसे नहीं, आप बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते, सरल भाषा में बोलूँ तो, इन ऑफेंस करने वालों को। अब उसका सेक्शन 27 में ऑफेंस बाय कंपनीज डील करा जा रहा है। जब ऑफेंस है वो किसी कंपनी ने डील करा, तो जो भी पर्सन जब ऑफेंस कमिट हुआ डायरेक्टली इंचार्ज था या रिस्पॉन्सिबल था कंपनी के उस कंडक्ट के लिए, या फिर एज वेल एज जो कंपनी है, वो दोनों गिल्टी होंगे ऑफेंस के लिए। और उसी के अकॉर्डिंग मतलब कंपनी का नाम भी लिखा जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल क्या कंपनी का नाम हुआ यार, टाटा वर्सेस टाटा, मतलब टाटा है तो टाटा का जो चेयरमैन होगा वो भी, और वर्सेस टाटा कंपनी खुद भी। Provided that nothing contained in this subsection shall render any such person liable to any punishment provided in this act if he proves that the offence was committed without his knowledge। अगर कोई पर्सन कहता है कि भाई मेरी सच में कोई गलती नहीं है, मुझे नहीं पता था और मैंने पूरा ध्यान रखा था, फिर भी ये चीज़ हुई है, तो बेचारे को नहीं पर्सनली लायबल नहीं करा जाएगा, ओनली कंपनी के अगेंस्ट में केस चलेगा। सुनो, कुछ भी हमारे सेक्शन 1 में दिया गया हो, मतलब कुछ भी कह रही हूँ, सॉरी, जो भी हमारे दिया गया है, जब कोई ऑफेंस हुआ इस एक्ट में, ठीक है, और ये जब प्रूव हो गया कि जो ऑफेंस है वो कमिट किया गया था कंसेंट के साथ, कन्विवेंस के साथ, और एट्रीब्यूटेबल है, मतलब जानबूझकर लापरवाही करी है, उसने परमिशन दी थी और कुछ चालाकी से कुछ अपना फायदा देख रहा था, वो कौन, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अदर ऑफिशियल था, तो सबको पर्सनली लायबल फिर हम करेंगे और उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट भी दी जाएगी। कंपनी क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट, जिसमें फर्म्स, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स भी इंक्लूड है, ओनली कंपनीज एक्ट वाले नहीं, पार्टनरशिप वाले अलग चीज़ें भी इंक्लूड हैं। डायरेक्टर कौन है? अगर फर्म की बात करें तो पार्टनर है, उसको हम डायरेक्टर बोल लेंगे। ऑफेंसेस बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जब कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो फेल कर देता है कंप्लाई करने के लिए ट्रिब्यूनल के किसी भी ऑर्डर को, तो उस डिपार्टमेंट का जो हेड है वो गिल्टी होगा, जैसे डायरेक्टर थी ना उसी तरह से। अगर उसने बिना उसकी नॉलेज के हुआ है और उसने पूरा ध्यान रखा था, उसके अगेंस्ट में नहीं होगा, बट वही प्रूव हो गया उसकी कंसेंट थी, उसका नेग्लेक्ट था या उसकी कोई चालाकी थी, तो फिर वो हेड लायबल होगा। उसके बाद हमारे मिसलेनियस सेक्शंस, जो ट्रिब्यूनल है उसकी एस्टेब्लिशमेंट की डेट से लेके
किसी भी सिविल के कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो जो पहले लेवल एपीलेट जुरिस्डिक्शन है जो ट्रिब्यूनल का, उसको बताए कि क्या क्या है, या कोई अपील एंटरटेन करे इन मैटर्स में। और ना वो सेटल कर सकते कोई भी डिस्प्यूट, या किसी भी क्वेश्चन को एंटरटेन कर सकती है। जो भी हमारे ये इन्वायरमेंट वाले जो जो हमने टॉपिक करे ना, कि रेस्टिट्यूशन कर दे, कंपनसेशन कर दे, रिलीफ दे दे, तो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती है। सिविल कोर्ट के पास नहीं है पावर। बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ये होता है कि पहले जिनके पास क्षेत्राधिकार था, अब उनका क्षेत्राधिकार पर रोक लगा दी गई, अब नहीं है। चाहे सिविल कोर्ट के एरिया में कुछ भी हो रहा हो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उसका जो पावर है वो वहीं जाएगी अल्टीमेटली, अपील वगैरह और उन सारी चीज़ों के लिए। उसके बाद कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। नो कोर्ट शैल टेक कोग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, नहीं लेगी, एक्सेप्ट जो पर कंप्लेंट है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट या खुद कर दी है, ठीक है, या पर्सन है जिसे क्या है उसको नोटिस दिया गया 60 दिन से, मतलब 60 दिन से ज़्यादा का ही दिया गया है, इन ऑफ अलेज्ड ऑफेंस एंड ऑफ हिज इंटेंशन टू मेक कंप्लेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और या अथॉरिटी, या देखो मतलब किसी पर्सन है उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस दे रखा है कि ऐसे ऐसे समस्या होने लग रही है और वो कंप्लेंट करना चाहता है, तो वो जो कोर्ट्स है ना बाकी वैसे तो नहीं ले सकती कोग्निजेंस, बट अगर कोई कंप्लेंट इस तरह से करेगा तो कर सकते हैं। और इसके लिए जो एमएम है, अब ये वाला इंस्टीट्यूशन ना हटा दिया गया, हमारा एमएम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हटा दिए गए हैं। तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ही इन चीज ऑफेंस को ट्राई कर सकते हैं, इनसे छोटे वाले नहीं कर सकते। देखो अल्टीमेटली चीज जाएगी एनजीटी पे, बट या शुरू का जो कोग्निजेंस वाली चीज है वो ले सकते हैं। शुरुआती कोग्निजेंस बेसिकली संज्ञान होता है कि ये चीज असल में घटने लग रही है कहीं पे। मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ ट्रिब्यूनल टू बी पब्लिक सर्वेंट, जो जो इसके एक्सपर्ट मेंबर जुडिशियल मेंबर होंगे वो सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पिनल कोड, जो अब 228 हो गया है बीएनएस का, उसके अंतर्गत पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, कोई भी सूट या अदर लीगल प्रोसीडिंग है वो किसी भी एम्प्लॉय है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, या कोई अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी थी, उसके अगेंस्ट में नहीं होगा अगर उन्होंने गुड फेथ में इस एक्ट के पर्सन्स में काम किया है। और कोई भी जो सूट है वो जो चेयरपर्सन है या जुडिशियल मेंबर है, एक्सपर्ट मेंबर है, उनके अगेंस्ट में नहीं होगा अगर उन्होंने गुड फेथ में अच्छे सोच के सारे फैसले लिए थे, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, अभी कहता है एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग फैक्ट। ओवरराइडिंग फैक्ट क्या होता है कि जब दूसरा जो कोई लॉ है वो इसके अगेंस्ट में कुछ बोल रहा हो, तो उस दूसरे की बात ना मान के इसका बात मान लीजिए, तो ओवरराइड कर जाता है उस वाले को, ये बोली जाती है। तो इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा बाकी जो लॉज है ना हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड उन सभी पे। पावर टू अमेंड शेड्यूल 1, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास पावर है कि इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए और कंजर्वेशन नेचुरल सोर्सेज के लिए, या फिर कोई भी जो मतलब उसके लिए जो लिस्ट है ना हमारी इन्वायरमेंट के लॉज की, उनको अमेंड कर सके, उनमें ऐड कर सके, उनमें से रिमूव कर सके। उसके लिए क्या करना होगा, नोटिफिकेशन है जो प्रपोज है कि हम ऐसा ऐसा करना चाह रहे हैं, वो उसका ड्राफ्ट पार्लियामेंट के दोनों हाउस में देना होगा, जो वहां से पास होगा। और उसके लिए 30 दिन का समय है, जो एक सेशन में भी हो सकता है या एक से अधिक सेशन में भी हो सकता है, ठीक है। पावर टू मेक रूल्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन के थ्रू कानूनों में फेरबदल कर सकते हैं। पहले वाले रूल्स को बिना आम करे हुए ये रूल्स क्या क्या हो सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, कि कैसे कैसे अपेयर होंगे। हमने देखो स्टार्टिंग में पढ़ा था कैसे कैसे एप्लीकेशन हियर करी जाएंगी, अपील हियर करी जाएंगी, मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए, ट्रांसफर ऑफ चेयरपर्सन एक जगह से दूसरी जगह, सिलेक्शन कमेटी और कैसे जुडिशियल मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे, उनकी क्या क्या सैलरीज अलाउंसेज होंगी, टर्म्स कंडीशन ऑफ सर्विसेज क्या होंगी, क्या प्रोसीजर फॉर इंक्वायरी ऑफ चार्जेस होगा, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स किस तरह से होगी, क्या सैलरीज होगी जो मेंबर से अलग हैं, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चेयरपर्सन कैसे एक्सरसाइज करेगा, क्या एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, क्या क्या चीज़ें लिखनी होगी, क्या मैटर है जो सिविल कोर्ट की क्या क्या पावर्स हमारे पास हो गई, किस तरह से जो इन्वायरमेंट रिलीफ फंड है उसमें पैसा दिया जाएगा, कैसे वो यूटिलाइज किया जाएगा, किस तरह से नोटिस ऑफ कंप्लेंट करा जाएगा, कि जैसे अपन ने बताया था ना कोर्ट कोग्निजेंस के लिए, और या फिर और भी कोई मैटर है। अच्छा, अब कोई भी रोल है जो ये हैं, ये वाली लिस्ट के अलावा कुछ और ऐड करना है तो हमें पार्लियामेंट में करा जाएगा कि हम क्या इसको ऐड करना चाह रहे हैं, क्या हटाना चाह रहे हैं। उसके बाद अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन इनेक्टमेंट्स, शेड्यूल 3 में कुछ इनेक्टमेंट्स दे रखी हैं, उनका भी चेंज करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। जो जो मैंने स्पेसिफाई करा जाएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है।
नहीं लिख रखा भाई यहाँ पे कैसे होगा। उसके बाद पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, अगर कोई डिफिकल्टी अराइज होती है इनके प्रोविजंस को अफेक्ट करने के लिए, मतलब इन्फोर्समेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा किसी भी वजह से, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और प्रोविजंस बना सकती है जो इससे इनकंसिस्टेंट नहीं है, ताकि वो जो समस्या है वो दूर करी जा सके। प्रोवाइडेड कोई भी समस्या, तो ये नहीं है कि ये एक्ट बन गया उसके बाद 10-15 साल बाद करे और समस्या आ रही, नहीं, 2 साल के अंदर अंदर बताना होगा। इस सेक्शन की कोई रेलेवेंसी भी अपने पास नहीं है। रिपील्स एंड सेविंग, इसने रिपील कर दिया नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट 1995 को। उसके बाद जो अपीलेट अथॉरिटी बनी थी 1997 में, वो भी सुनो, नॉट विद अंडरस्टैंडिंग सच रिपील, जो भी किया गया अंडर दिस एक्ट वो ठीक माना जाएगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं करा जाएगा, ठीक है। और जो जो ये एक्ट है, अब इसके एस्टेब्लिशमेंट के बाद जो जो ट्रिब्यूनल्स थी अब वो डिसॉल्व हो चुकी हैं। जो डिसॉल्व थी उसके बाद इनका सारा कार्यभार यहाँ पे आ चुका है, जो पर्सन थे उनको यहाँ पे शिफ्ट कर लिया गया। इस वाले में पूरे में यही बता रखा है कि ये जो पहले वाले थी ना, उनके जो केस है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो चुके हैं अब, ठीक है। और जो बाकी एम्प्लॉयज़ थे वो जो नेशनल इन्वायरमेंटल वगैरह के डेपुटेशन बेसिस पे हैं, तो उनको वापस उनकी पेरेंट कैडर में भेज दिया जाएगा, जो भी उनका मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है। उसके बाद जैसे वो मिनिस्ट्री ज़्यादातर चीज़ें हैंडल करते, तो वो करेंगे कि उनको कहाँ लगाना है, क्या कुछ करना है। जो पर्सन थे सुनो, जो प्रीमेच्योर टर्मिनेशन अगर किसी का हो रहा है, तो उनको जो भी अलाउंसेस वगैरह थे लायबल 3 महीने के अंदर अंदर वो दे दिए जाएंगे। द मेंशन ऑफ पर्टिकुलर मैटर्स रेफर टू इन सबसेक्शन ये, जो भी जनरल एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 6 ऑफ जनरल क्लोसेस एक्ट, उसके कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप ये शेड्यूल देख लो, हमारे 3 शेड्यूल की बात करेंगे। पहले में हमारे मेन जो क्या कहते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, हम ये सारे कवर करेंगे। अभी हमने पब्लिक लाइब्रेरी तो पूरा कर लिया है, वाटर वाला भी लगभग तकरीबन कर लिया है। अब नेक्स्ट हम वो करेंगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, और ये सारे भी धीरे धीरे करके, एयर वाला भी हो जाएगा थोड़ी देर में, थोड़ी देर में कह रही हूँ मतलब थोड़ा जल्दी है। उसके बाद शेड्यूल 2 में बता रखा है कि हेड्स, जिसमें कंपनसेशन रिलीफ क्लेम किया जा सकता है कि ये चीज़ें हो रखी हो ना, तो आप क्लेम कर सकते हो। जैसे डेथ हो गई किसी की, परमानेंट, टेम्परेरी, टोटल या पार्शियल डिसेबिलिटी हो गई, हमारे इंजरी में नहीं था बट हम इनके अंदर में क्लेम कर सकते हैं। डेफिनेशन में था, मतलब वेजेस का लॉस हो रहा है, मेडिकल एक्सपेंस हो रहे हैं, डैमेजेस हो रहा है प्राइवेट प्रॉपर्टी को, या फिर कोई गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी थी उसको पैसे देने पड़े जनता की खुश करने के लिए, बेचारी को खुश नहीं है यार वैसे, मतलब ज़रूरी भी है देखो, या गवर्नमेंट के द्वारा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल एक्शन लिया गया इन सारी चीज़ों को रोकथाम करने के लिए, तो जिसके खिलाफ लिया गया था उसकी रिकवरी वहाँ से, लॉस गवर्नमेंट हुआ था, कोई भी डैमेज हुआ जो भी प्रॉपर्टी वगैरह को, कोई भी हार्म हुआ है आसपास के फौना के, मतलब प्लांट्स वगैरह को, इंक्लूडिंग मिल्च एंड रोट एनिमल्स और एक्वेटिक फ्यूना, वेजिटेबल्स, ट्रीज और कार्ड्स, इन सारी चीज़ों को हुआ है। सोइल, वाटर, लैंड इकोसिस्टम, ये अफेक्ट हुआ है। लॉ से रिस्ट्रिक्शन हुआ प्रॉपर्टी का, इन सारी चीज़ों में, और ये हमारे कुछ इनएक्टमेंट्स है। सो दिस इज डन गाइस।